With country by Jackie, Rabindranath Tagore University joined the 100% digitally enabled, future-ready university. उपचुनाव का आगाज कसौटी पर महाराज। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस वक्त जमकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। घोषणाओं और वादों की सौगातों की जगह तीखे तीर चल रहे हैं, लेकिन जनता किसकी ढाल बनती है, ये 10 नवंबर को साफ होगा। फिलहाल इस वक्त तो सूबे की सियासत कोरोना की तरह पीक पर चल रही है और सिंधिया को लेकर बयानबाजी जारी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले कि चर्चा शुरू करें, इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। नाम जो हमेशा से ही सुर्खियों में रहा। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो वहां उनका अपना कद था और उनकी कई बात गंभीरता से ली जाती थी। लेकिन जैसे ही 15 सालों के बाद सियासत का पहिया घूमा और बीजेपी को शिकस्त देकर कांग्रेस सत्ता में आई, सिंधिया को कथित तौर पर नजरअंदाज किया जाने लगा। जबकि 2018 के चुनाव में प्रचार के दौरान सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा बनकर उभरे थे। बहरहाल सिंधिया जब से भाजपा में आए हैं तब से ही कभी उनका यशोगान करने वाले कांग्रेस के उनके साथी ही उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मौका एक बार फिर चुनाव का है, भले ही ये उपचुनाव है, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि ये बाई इलेक्शन भी आम चुनाव से कम नहीं है। बहरहाल 2018 सरीखी जीत की आस लगाए बैठी कांग्रेस इस वक्त मुद्दों से तर सिंधिया पर निशाना साधकर चुनाव में अपने शुभ लाभ सुनिश्चित करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कभी सिंधिया पर डायरेक्ट निशाना साधा जाता है तो कभी उनकी संपत्ति की आड़ में उन पर वार किए जाते हैं। जब विरासत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपकी विरासत गद्दारों की है, तब आप उसका जवाब क्यों नहीं दिया आपने? और दूसरा, कांग्रेस पार्टी मांग करती कि जांच होनी चाहिए सिंधिया परिवार के जितने भी ट्रस्ट जिसमें उनके परिवारजन सम्मिलित। भारत सरकार में रियासतों का जिस दिन विलय हुआ था और जब संपत्ति के बंटवारा होते हुए लिस्टिंग हुई, उस लिस्टिंग में कितना सिंधिया परिवार की संपत्ति उनको मिली, उनके परिवार को मिली, उनके बहनों और बुआओं को मिली, और कितनी संपत्ति पे भारत सरकार में विलय हुआ या मध्य प्रदेश सरकार में विलय हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोई मौका नहीं चूक रहे। काफी समय बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए ताजा बयान में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सिंधिया ने साफ कहा, यदि मैं किसी परिवार विशेष में पैदा हुआ हूँ तो इसमें मेरी गलती क्या है, और रहा सवाल संपत्ति का, तो मेरी संपत्ति 300 साल पुरानी है। ये संपत्ति जो है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूँ तो आजकल बन गए हैं मारा जाए, पहले वो जवाब दे। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ। कुल जमा कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस वक्त जमकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। घोषणाओं और वादों की सौगातों की जगह तीखे तीर चल रहे हैं, लेकिन जनता किसकी ढाल बनती है ये 10 नवंबर को साफ हो जाएगा। फिलवक्त तो सूबे की सियासत कोरोना की तरह पीक पर है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।
तो जनता किसकी ढाल बनती है ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव हैं और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में चुनाव जनता की उम्मीदों का होता है। जनता अपनी पसंद का नेता चुनती है, जनप्रतिनिधि चुनती है, इस आशा और विश्वास के साथ कि उसके क्षेत्र का विकास होगा, उसकी परेशानियों को समझा जाएगा और उस पर उचित न्याय होगा। लेकिन मध्य प्रदेश की इस समय जो सियासत, राजनीति, चुनावी जंग जो है वो आरोप प्रत्यारोप और दूसरी तरफ इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे आज बीजेपी में हैं, उन पर तमाम तरह के सवाल। क्या ये एक चुनाव की स्ट्रेटजी है कि विकास के बातें कम, आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत हमले ज़्यादा? आज उपचुनाव का आगाज़, कसौटी पर महाराज, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि चर्चा शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहूँगा, तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी साहब। बहुत स्वागत करता हूं शंकर लाल जी आपका। हमारे साथ में हैं दुर्गेश शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, नेता, युवा नेता। दुर्गेश जी स्वागत करता हूं आपका। और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार देवेश कल्याणी साहब, हमसे जुड़ चुके हैं। देवेश जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले शंकर लाल तिवारी साहब आपके पास में आता हूं। उपचुनाव हैं, 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हवा है और जिस तरह से चुनावी रंग में आरोप प्रत्यारोप हावी है, चाहे वो व्यक्तिगत हमले हों या तमाम तरह की इतिहास को खंगाला जा रहा है, क्या कहेंगे? कहा जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग, गद्दार हो, दूसरी तरफ की चीज़ें हों, ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक कहावत है। एक इस प्रकार लोगों को तोड़ करके कमलनाथ जी सत्ता में आ गए, कांग्रेस सत्ता में आ गई और अपने वचन पत्र को ही सम्मान न दे पाने के कारण, उसको देख पाने के कारण उसमें किए गए कर्जमाफी, बेरोजगारी का भत्ता और अन्य विकास के कार्यों में जब कहीं कोई काम नहीं हो पाया तो नतीजतन कांग्रेस में बगावत हुई, जिसे गद्दारी कहते हैं। वो इस नारे के साथ हुई कि सच कहने अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और ये नहीं भूलना चाहिए कि चंबल और मुरैना ग्वालियर बगावत करने वाले बागियों का खून पसीने का इलाका रहा है। और इसलिए जब वचन पत्र की बातें पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस की सरकार जो बनी थी इनके प्रकार बनी, तो ज्योतिरादित्य का चेहरा दिखा करके और टेंडर की रकम डाल दी कमलनाथ ने, तो मुख्यमंत्री हो गए कमलनाथ। दिग्विजय सिंह जैसे लोग साथ में थे। नतीजा 15 महीने में कमलनाथ की तथाकथित सरकार चली गई। अब इनके हाथ में कुछ बचा नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी वहां मंडल स्तर और पंचायत स्तर, ग्राम स्तर तक ज्योतिरादित्य जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वहां स्थानीय स्तर पर भी कार्यकर्ता कांग्रेस पूरी ज्योतिरादित्य थी। चलिए शंकर लाल जी आता हूं। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हाथ में कुछ बचा नहीं, इस तरह से इसी कारण है कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं। दुर्गेश जी हमारे साथ में। दुर्गेश जी क्या कहेंगे? इतने ज़्यादा खफा ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि पूरा चुनाव उन्हीं पर केंद्रित हो गया और रडार पर अगर है, निशाने पर है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। राजेश जी, वारिक जी ने अभी बोला कि चंबल से बागी पैदा होते आए। हाँ, बिल्कुल सही कहा, चंबल में बागी हुए। और बागी क्यों हुए हैं कि जब उनके ऊपर अत्याचार हुआ है या समाज में कहीं उनका जो
स्थान होना चाहिए जो आवश्यकता वो, पर किसी भी बागी ने देश के संग गद्दारी नहीं करी। देश के खिलाफ कभी चंबल से कोई बागी पैदा नहीं हुआ, और आज जो वहां पर बागी जिनको आप कह रहे हो बागी नहीं है, गद्दार हैं। गद्दार और बागी में जमीन आसमान का अंतर। गद्दार वो होता है जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों के खिलाफ काम करता है, अपने स्वार्थ के लिए लोगों की संपत्ति बेच देता है। बेचा है मेरे प्रदेश के उन वोटरों को, के वोटरों के वोट के अधिकार को, जो उन्होंने उनको देकर अपना नेता चुना। राजेश जी, आप कह रहे थे, मैंने आपकी बात को सुना कि जनता अपना नेता चुनती है और जनता अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुनती है। बिल्कुल सही है। जनता ने अपना नेता और प्रतिनिधि कांग्रेस दल के रूप में चुना था। उस दल के चुने हुए नेता को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया पैसे से, पद से। ये पूरा षड्यंत्र है लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश की एक ताकत को, जो संविधान है, उसको खंडित करने का। और चंबल का कभी आदमी, चंबल का इंसान बागी हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। गद्दार स्वार्थी होता है, और स्वार्थ में आदमी ने प्रदेश की, देश की लेकिन दुर्गेश जी, सवाल यहाँ पर ये है कि अगर इन 5, 6, 7 महीनों को छोड़ दिया जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी तक कांग्रेस के नेता ही रहे हैं। जो आरोप आज जिस तरह से आरोप लगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, चाहे संपत्ति की बात की जाए या अन्य तरह की बातें हो रही हैं, तब कांग्रेस को क्यों नहीं दिखी ये चीज़ें? और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं हाँ उस परिवार में ज़रूर पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं सेवक हूँ, और जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कहीं ना कहीं निराधार है। 300 सालों से उनके पास वो पर संपत्ति है, फिर आज ऐसा क्यों? दुर्गेश जी, संविधान में जो ताकत है वो समझ लेगी अपने आप, समझ लेगी अपने आप। कहा था नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस ने सिंधिया जी को कभी नजरअंदाज किया ही नहीं जी। मध्य प्रदेश में चुनाव के रिजल्ट के बाद में उनको महासचिव के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया। वे अपने आप में मध्य प्रदेश से हो या देश में हो, कांग्रेस के एक बड़े लीडर से थे। आज सिंधिया जी का वजूद क्या उसके अलावा कोई है जो भारतीय जनता पार्टी का सिंधिया जी के समर्थक कहा करते थे कि साहब उसको मुख्यमंत्री बनाए? तो क्या कभी भविष्य में तिवारी जी बैठे, क्या भविष्य में आप कभी उसको अपना मुख्यमंत्री का प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे? बनाना तो जनता के हाथ में है, बनाना या बिगाड़ना। पर क्या भारतीय जनता पार्टी कभी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में सिंधिया को या मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के नेता के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है? आज मध्य प्रदेश के, तो इसके लिए तो कांग्रेस भी तैयार नहीं थी। इसके लिए तो कांग्रेस भी तैयार नहीं थी मध्य प्रदेश में जी। इसके लिए तो कांग्रेस भी तैयार नहीं थी मध्य प्रदेश में। राजेश जी, किस चीज के लिए कांग्रेस तैयार नहीं जी? मध्य प्रदेश के अंदर मेरे वरिष्ठ नेता के आज जो मेरे नेतृत्व है, कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, दोनों वरिष्ठ हैं, उम्र में काफी हैं। उनके बाद में यदि कोई युवा नेतृत्व देश की प्रदेश के लीड कर रहे थे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया। अपने अस्तित्व पे इतना घबरा क्यों गए? क्यों चले गए छोड़ के गद्दारी कर? क्यों उन्होंने अपनी अस्मत को, अपनी ताकत को, अपनी पहचान को बेच दिया? वे तो राज्यसभा के सदस्य कांग्रेस और चंबल के नेता में होने के बावजूद भी के ऊपर 4 नेता उनके साथ। या सिंधिया के दम पे ग्वालियर में, चंबल में अकेले सिंधिया के दम पे। मैं आता हूं, इससे आगे का सवाल लेकर आता हूं दुर्गेश जी आपके पास। शंकरलाल तिवारी साहब से ही जवाब लिए लेते हैं। शंकरलाल तिवारी साहब, तमाम तरह की बातें कांग्रेस से जिस तरह से कह रही है, दुर्गेश जी जिस तरह से कह रहे हैं कि वो सारा कुछ मिला ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिसके वो हकदार थे, और हकदार क्या उससे ज़्यादा का भी दिया। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अब जिस तरह का ये चुनाव हो चुका है मध्य प्रदेश में, कि अब कांग्रेस वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया,
या फिर नहीं लगता कि जो एक वास्तविक मुद्दे हैं चुनाव के, कोरोना एक बड़ा संकट इस समय, और हर तबका, चाहे वो गरीब हो चाहे मध्यम हो, पूरी तरीके से उद्योग धंधे चौपट, तमाम सारी चीज़ें हैं, कहीं भी वो लाइन दिख नहीं रही है। शंकर लाल जी देखिए ऐसा है भाई साहब, पहले आपने तो एक बात पूछी थी दुर्गेश जी से, जिनमें उन्होंने अपने रंगे गद्दार 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 की व्याख्या करी। एक शब्द और होता है गद्दार के बीच का, बागी के, वो होता है मक्कार। और उसका अर्थ ये है कि मैंने पहले भी कहा है, कल तक यही ज्योतिरादित्य जब तक कांग्रेस में थे, आदरणीय दुर्गेश जी बता रहे हैं कि वो सब कुछ थे, मंडल अध्यक्ष भी वो थे, राष्ट्रीय नेता भी वो थे कांग्रेस में, और उनके कहने से टिकट भी बढ़ती थी, उनके कहने से मंत्री भी बनते थे, राजा थे उनके, हुजूर थे उनके, सब कुछ थे। और इस पर एक लाइन मुझे आपने ये प्रश्न किया था, इसलिए आपसे निवेदन करना आपके पास रख रहा है कि जब तक वो मेरे साथ थे देव देवता समान, यही ज्योतिरादित्य, जब तक वो मेरे साथ थे देव देवता समान, जब आ गए मैदान में हथियार हो गए। ये मक्कारी की बात है कि कल आप उनको इतना सम्मान देते थे, राजनीतिक रूप से लोकतंत्र में उनने पार्टी बदली है और आप उन्हें देशद्रोही कह रहे हो, आप जो मन में आता है वो कह रहे हो। ये राजनीति के अंदर मैं सोचता हूँ मेरे बंधु, ये बहुत उचित नहीं है। और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने पार्टियां जोड़ी और पार्टियों के नेताओं ने भी पार्टियां जोड़ी है। अगर गद्दार की बात कर रहे हो तो जो प्रत्याशी आपने बनाए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी का संगम है। सर्व समाज पार्टी के लोग ही आज कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस का वहां भी कोई कैडर वर्कर सभी सीटों में आप ढूंढ नहीं पाए। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि आप चुनाव का नेम पूरा करिए। लोकतंत्र में विपक्ष की परम आवश्यकता है। निंदक नियरे राखिए आंगन की जबान, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे तुम्हार। पर आप कृपा करके सही ट्रैक पे आकर के और अपनी पार्टी और विपक्ष का रोल अदा करिए। अकेले अपने मित्रों को, कल तक जिनके साथ भोजन करते थे, हम प्यारा हम निवाला हम सफर हम रात थे, आज उन्हें मक्कार कह के आप मतदाताओं के पास क्या महसूस करना चाहते हो? न सड़क है, न पानी है, न बिजली है, न भूख है, न रोटी है। अभी भाई साहब कोरोना की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो फिर आपकी 15 साल सरकार रही, फिर शंकर लाल तिवारी साहब आपकी 15 साल सरकार रही, फिर ये तो 15 महीने कह रहे हैं, 15 महीने ही सरकार रही और उसमें 3 महीने लोकसभा चुनाव में निकल गए। कूद के पांव पालने नहीं दिख जाते। 15 महीने में इन्होंने बंटा घाट जी के साथ मिल करके और गुहार मारने लगे थे कि खजाने में कुछ ही नहीं है। और शिवराज सिंह जी ने आने के साथ जो इन्होंने किसानों की बीमा की राशि नहीं जमा की थी, वो 22,000 और समथिंग करोड़, 22,068 करोड़ रुपए इसी खजाने से किसानों की बीमा राशि का प्रीमियम जमा किया। 4,000 रुपए अभी किसानों के खाते में डाल रहे हैं। ये इतने कहेंगे अभी दुर्गेश जी। चलिए शंकर तिवारी साहब जी, चलिए दुर्गेश जी से भी आपके तमाम तरह के सवाल खड़े हुए, आपने तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं, दुर्गेश जी से ही जवाब लेते हैं। दुर्गेश जी क्या कहेंगे? वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक है शंकर लाल तिवारी साहब जो कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, राजेश जी तिवारी जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और मैं तो ये सोचता था कि शायद उनको कभी न कभी पिछले उसमें मंत्री बनना चाहिए था, पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। मिलना चाहिए था, उनका अधिकार था। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खरीद फरोख्त तो पैसा चलता है। तिवारी जी शायद उस फील्ड में माहिर नहीं थे, इसलिए वो मंत्री। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय तिवारी जी आपको इस बात का कि आपने बागियों को अपमानित नहीं किया। पहले आपने उनको अपमानित किया, पर आपने उनको गद्दारों से दूर कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। बागी कभी गद्दार नहीं होता।
हाँ, बाकी जरूर बात है कि समाज में बागी पता होता है, समाज से अपने लोगों से या जो भी लड़ाइयाँ है वो लड़ता है। पर भाजपा देश के खिलाफ विधानसभा की सदस्यता छोड़ना मजाक समझते हैं क्या? कोई व्यक्ति चुनाव जीत के आए और फिर विधानसभा की सदस्यता छोड़ दे, तो या ये मजाक है? ये पीड़ा थी, ये बजट पत्र की जो भाजपा नहीं हो रहे थे उनके क्षेत्रों में। चलिए शंकर लाल तिवारी साहब, दुर्गेश जी को बोल लेने दीजिए। दुर्गेश जी की बात आ जाए, दुर्गेश जी की बात आ जाए, मैं आपके पास आता हूं, आपके वरिष्ठता का सम्मान करता हूं। दुर्गेश जी को बोल लेने दीजिए जी। कि गद्दार गद्दार होता है और जिसने देश के संग गद्दारी करी हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और आज जो हो रहा है, जहां पर देखा जा रहा है जनता जिस तरीके से खदेड़ रही है या जिस तरीके काले झंडे दिखा रही है, और आज जिस तरीके से पोस्टर पे गोबर पोत के गांव वालों ने अपना विरोध दिखाया है, वो बता रहा है कि गद्दारों को किसी भी स्थिति में जनता आत्मसात नहीं करेगी या उसको मानने को तैयार नहीं है कि कभी प्रतिनिधि अब दोबारा बन पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार धोखा दिया वो बार बार दे सकते हैं। आज तिवारी जी के पास पैसा था, उन्होंने खरीद लिया, कल किसी और के पास होगा वो खरीद लेंगे, ये फिर छोड़ देंगे। तो मैंने यदि अपना प्रतिनिधि किसी को चुना है और वो मेरे वोट को बेच दे तो ये उसके अधिकार में नहीं जाता। और रही बात 15 महीने की, हमने अपने वचन पत्र के हिसाब से तो आदरणीय तिवारी जी दस्तावेजी प्रूफ के रूप में सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नेता, गद्दारों की टीम में तो नहीं था, कृषि मंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता है कमल पटेल, जिन्होंने सदन में बात रखी कि किसानों का कर्जा 26,95,000 किसानों का कांग्रेस के शासन में माफ हुआ है। मध्य प्रदेश में पूरी प्रदेश की जनता जानती है कि हमने 1 रुपए यूनिट बिजली दी है, 44 पैसे प्रति यूनिट हमने किसानों को बिजली दी है, हमने बिजली का बिल हाफ किसानों का किया है। तो हमने जो काम किया था वो जनता को मालूम है। महिला बच्चियों के शादी विवाह के लिए 51,000 रुपए की राशि कमलनाथ जी के शासनकाल में हुई थी, जिसको आप लोगों ने वापस 28,000 कर दिया। आपने जिस तरीके से बात करी, आप 6 महीने फूट के पांव पालने में आपको मैं दिखा देता हूँ। मंत्री बने हैं जी, और आपने ग्वालियर अंचल के अंदर 6 महीने के अंदर जी शिवराज वहीं पे पता लगा जी कि 10 किलो आटे का पैकेट 8.5 किलो जी 7 किलो 7.5 किलो आपने गरीबों को बांटने वाले आटे में भी चोरी करी। वहां भी जी। अच्छा, पर दिक्कत यह है कि आप ड्रामा इतना करते हैं कि अपने आप को ईमानदार सिद्ध करने में लगे रहते हैं। और ड्रामा ज्यादा देर नहीं चलता। काट की हांडी एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती। आपने चढ़ा ली। आपने मध्य प्रदेश के अंदर जो कोरोना की महामारी का पूरा युद्ध कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, लड़ना हमने शुरू किया था, आपने उस समय षड्यंत्र करके मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी। आज जो ये चुनाव हो रहा है ये आपके षड्यंत्र के कारण हो रहा है। इस पूरे चुनाव में प्रति विधानसभा 1 करोड़ रुपए का खर्चा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर आ रहा है। आज जब पूरे देश में आर्थिक स्थिति खराब है, 25 करोड़ रुपए की जवाबदारी क्या आपके प्रत्याशी आपकी पार्टी की, आप सरकार के पास जमा कर दें। आप एक बार नहीं, रोज चुनाव कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसा मेरा खर्च कराने के लेकिन दुर्गेश जी, सवाल यहाँ पर एक ये बनता है कि जिस तरह से पूरी तरह चुनाव या जिस तरह से टारगेट ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या जनता के लिए, चूंकि हमने पहले जिस तरह से जिक्र किया कि कोरोना है, तो जनता के लिए क्या विजन है, जनता के लिए क्या सोचती है कांग्रेस? मैं तो दोनों के दलों के लिए कह रहा हूँ, बीजेपी के लिए भी कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ऐसे में नहीं लगता कि जनता, लोकतंत्र, प्रजातंत्र में चुनाव एक सबसे बड़ी चीज, और फिर ऐसे में जनता के लिए कुछ नहीं? राजेश जी, आप ये गलत नजरिया आपके सामने आ रहा है जी। कांग्रेस पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक वचन पत्र के साथ आ रही है जी। हमने पिछले 15 माह में ये अनुभव किया कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में क्या चीज, किस चीज की आवश्यकता है, उसको हमने अंजाम भी दिया। हमें जिस तरीके से रोजगार के लिए उज्जैन को, महाकाल की नगरी को सृजन के रूप में 300 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए की राशि दी। ओंकारेश्वर उज्जैन को ओंकार माला के रूप में हमने बनाने का पूरा प्रोजेक्ट फाइनल किया। आर्थिक पैसा जो है वो सैंक्शन कर दिया। हमने रामपथ गमन
हमें आवश्यकता लगी कि मध्य प्रदेश में तो भगवान श्री राम गुजरे थे, तो उनके पद का अपने सृजन किया जाना चाहिए था। हमने राम पथ गमन का प्रकार प्रारंभ कर दिया, जिससे मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार बढ़ता, पर्यटक बढ़ते हैं तो रोजगार बढ़ेगा। हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रदेश की जो धरोहर है उसका हम दोहन कर पाएंगे, उससे फायदा उठा पाएंगे, रोजगार देंगे, लोगों के खान पान की व्यवस्था करेंगे। हमने ओंकारेश्वर में काम किया, हमने महेश्वर में काम किया, हमने ओरछा में काम किया। हम आगे चल के ग्वालियर हुआ, हमारा दतिया हुआ और महेश्वर हुआ। हमारे पास बहुत सारी ऐसी धरोहर है जो हमारे पूरे प्लान में है और हम करेंगे, करके दिखाएंगे। मात्र कुछ दिन बचे हैं कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री 2018 में रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। माफ करेंगे, हमने फिर से वचन दिया, जो 2 लाख रुपए की राशि 5 लाख किसानों का बचा है उनका हम माफ करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए हमने अपना निर्णय लेके आए। चलिए, शंकर लाल तिवारी साहब से एक अहम सवाल बनता है। दुर्गेश जी, शंकर लाल तिवारी साहब से एक अहम सवाल बनता है, चूंकि जो आज का मुद्दा है उपचुनाव का आगाज कसौटी पर महाराज। शंकर लाल तिवारी साहब, अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया या तमाम सारे जो उनके मंत्री विधायक बड़ी संख्या में बीजेपी में आए, सरकार बनी, अब चुनाव है और इसके बाद तमाम तरह के बीजेपी के वो नेता कुछ सामने आके कह रहे हैं, कुछ दबी जुबान कह रहे हैं और कुछ कह नहीं पा रहे हैं। पीड़ा ज़रूर है, लंबे समय तक बीजेपी का झंडा बुलंद किया है, लेकिन क्या ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी एक अग्नि परीक्षा है कि वो भी कसौटी पर खरे उतरें? जिस बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी संख्या बल के साथ वो आए हैं और उनको भी जवाब मिल सके आपके पार्टी के जो लोग हैं कि नहीं, पार्टी का जो निर्णय था वो सही है। मैं तो पहले आपके उस बात को असहमत हूँ और आपसे विनती करूंगा कि वर्तमान की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखने की, दिखवाने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको सब पल पल का मालूम है। ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने दबे स्वर से कोई असंतोष व्यक्त किया, कुछ लोगों ने कुछ किया, तो आपको ईमानदारी से कहूँ को राजनीतिक जवाब नहीं दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तात्कालिक रूप से थोड़ी देर के लिए किसी बात को अनमना हो करके सुन सकता है। पार्टी के साथ, कमल चुनाव चिन्ह के साथ और लड़ाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छोटा से छोटा भी पीठ नहीं दिखा। तो जहां हमारे नेताओं की बात है, वहां आपने देखा कि माननीय अजय बिश्नोई जी, जिनके बारे में खूब टीवी ने चटकारे लेकर के और तमाम प्रकार के समाचार आए, उन्हें कुछ बोला तो आज वो ग्वालियर में है और चुनाव प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग, और इसलिए कहने के लिए ये बातें हैं, मीडिया में लिखने के लिए भी ये बातें हैं कि भाजपा के अंदर और कांग्रेस के आने के कारण पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है और कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और आम जनता अब इस चुनाव को लड़ रही है कि मध्य प्रदेश में बार बार कांग्रेसियों का ये कूट रचित ड्रामा न हो। प्रदेश के विकास का जो रथ है वो जनपद से होकर के राजपथ में जाए और ये सरकार पूरा 3.5 साल 3 साल कार्यकाल मजबूती से, स्थिरता से पूरा करे और जो विकास के काम चल रहे हैं, जो पिछले 15 महीने में अवरुद्ध हुए थे, उन कामों को। चलिए दुर्गेश जी, क्या कहेंगे संक्षेप में, क्या कहेंगे? जिस तरह से शंकर लाल तिवारी साहब कह रहे हैं, पूरी तरीके से दावा है कि सरकार 5 साल चलेगी और जो 28 सीटें हैं, बहुत अच्छी सीटें बीजेपी उसमें गेन करने वाली है। हम तो पूरी उम्मीद 28 के 28 जीतने जा रहे हैं जी। इनको उम्मीद कुछ सीटों की है, वो भी मिलना नहीं जी। जो कह रहे हैं कि हम तंत्र से निकल के जाएंगे। अरे भैया, पैसों से खरीदारी करके आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था खंडित किया। अब आप जनता के ऊपर भरोसे पे आ रहे हैं। उन्हीं के वोट को खरीद फरोख्त की ना आपने, मंडी लगाई उनके वोटों की, आपने उनके मान सम्मान को खंडित किया है। कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है दुर्गेश जी? दुर्गेश जी, कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है? कांग्रेसियों का जो ये मंदोदरी मिलाप है ना, ये सिर्फ 3 नवंबर तक ही मंदोदरी मिलाप
इस मंदोदरी मिलाप का कोई मतलब नहीं करना। 28 के 28 लेके आ रहे हैं। चलिए, तो दावे हैं, वादे हैं, आरोप है, प्रत्यारोप है, लेकिन इस बीच में जनता के लिए भी कुछ होना चाहिए। दुर्गेश जी जिस तरह से कह रहे हैं कि जनता के लिए जो विजन है कांग्रेस का वो तमाम हर सेक्टर में है, वही बीजेपी के भी दावे हैं कि जनता की कसौटी पर वो खरा उतरेंगे। लेकिन कसौटी यहाँ पर जिस तरह से आज का मुद्दा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी है, लेकिन कुल मिलाकर देखना होगा ये आरोप प्रत्यारोप, दावे वादे और जो व्यक्तिगत हमले हैं। चुनाव है, समय नज़दीक आने वाला है 3 नवंबर का, लेकिन यही कहेंगे कि कोरोना काल है, कोरोना संकट है, चुनाव है और चुनाव में जो जनता की भागीदारी है, जो जनता का कर्तव्य उत्तरदायित्व है, उसको ज़रूर निभाएं। लेकिन तमाम तरह की गाइडलाइन है, उसका ज़रूर ध्यान रखें। हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए शंकर लाल तिवारी साहब आपका और दुर्गेश शर्मा साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर चुनाव है और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, चुनाव में जनता का सबसे बड़ा जो अधिकार है वोट देने का, उसे ज़रूर इस्तेमाल करिए। लेकिन जो मध्य प्रदेश की सियासत है, जो राजनीति है या जो चुनावी जंग है, वो धीरे धीरे परवान चढ़ रही है। धीरे धीरे एक जो कह सकते हैं कि राजनीति और सियासत की जो जुगलबंदी कहें या फिर कहें कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप हावी होते जा रहे हैं, उम्मीद की जाना चाहिए कि इस बीच में जनता के लिए भी जो उम्मीद जनता लगाए बैठी है कि जो भी सरकार रहे, जो भी जनप्रतिनिधि रहे, उनकी दुख तकलीफ़ों को, उनकी परेशानियों को ज़रूर समझें और प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो। आज हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। ज्वाइन द 100% digitally enabled, future ready university.